लास्ट पार्ट में हमने पैथोजेनिक इवेंट्स तक कवर कर लिया था, एक बार दोबारा उसकी समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इनहेलेशन हुआ था ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का, मेजॉरिटी एक्सपेल्ड आउट हो गई थी, सिर्फ 10% एल्वियोलाई तक पहुंचती है। उन 10% की अगर हम बात करें तो वो क्या करेंगे, मैक्रोफेज के साथ में जाके एडेशन करती हैं। जो एडेशन किसका होता है, लैम एंटीजन का एडेशन होता है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर एंड मैनोज रिसेप्टर के साथ में, जिसकी वजह से इंटरनलाइजेशन हो जाता है। अब मैक्रोफाज उनको फैगोसाइटोज करने की कोशिश करेंगे बाय 3 मेडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन, लेकिन ये क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल फैक्टर साथ लेके आए, दैट इज लैम एंटीजन। ये लैम एंटीजन क्या करेगा, फर्दर इंटरसेल्युलर कैल्शियम एंड फॉस्फेटाइडल आइनोसिटोल 3 को इंक्रीज करता है, जो क्या करता है, फेगोसोम एंड लाइसोसोम के फ्यूजन को रोक देता है। लाइसोसोम फ्यूजन नहीं हो पाया तो अब वो बेसिलाई सेफ है, वो क्या करती है, उन्हीं मैक्रोफाज के अंदर फर्दर रेप्लिकेट करना शुरू करती है, जिससे मैक्रोफाज लास्ट में क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे और ये सारा बेसिलरी कंटेंट बाहर आ जाएगा। बेसिलरी कंटेंट एक बार बाहर आ गया तो वो जो नॉर्मल फैगोसाइट्स थी उनको भी जाके इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। तो देखो इतना कुछ हो रहा है। अरे इम्यूनिटी नाम का भी तो कुछ होता है हमारी बॉडी में, तो वो क्या काम नहीं करेगी, करेगी, ऑब्वियसली करेगी। तो देखो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ने क्या क्या, इम्यूनिटी दो टाइप की, एक तो सेल मेडिएटेड, एक ह्यूमोरल मेडिएटेड, दैट इज एंटीबॉडी वाली। तो अगर हम ह्यूमोरल मेडिएटेड की बात करें तो इसमें जो टी हेल्पर 2 है उसने क्या रिलीज किया, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करता है। टी हेल्पर 2 क्या करता है, इंटरल्यूकिन। अब टी हेल्पर 2 कहाँ से आया, पहले ये भी समझ लो। देखो मैक्रोफाज थी, जैसे कोई एंटीजन बॉडी में आता है तो वो मैक्रोफाज उन्हें क्या रिप्रेजेंट करती है, टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 के पास में। तो यहाँ से जो टी हेल्पर 2 है उसका रोल किस में आता है, ह्यूमोरल एंटीबॉडी के अंदर आता है। देखो जो टी हेल्पर 2 थी उसने इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 को एक्टिवेट किया, रिलीज किया, जो क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देती हैं बी सेल्स को टू फॉर्म द एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कैसे, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, सेल के अंदर रहेगा, तो जो HMI है वो इन पे इतना एज सच कोई खास रोल प्ले कर नहीं पाती। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी कि जो एंटी लैम एंटीबॉडी होती है वो चिल्ड्रन के अंदर इसके डिसएमिनेशन को, इसके स्प्रेड को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो HMI का रोल काफ़ी लिमिटेड होता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें टी हेल्पर 2 होता है जो 4 एंड 5 इंटरल्यूकिन को रिलीज करता है, जो बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, और एंटी लैम एंटीबॉडी जो होती है वो डिसएमिनेशन को प्रिवेंट करती है, किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर। मेन रोल इसमें किसका आता है, CMI का आता है। देखो यहाँ क्या हुआ, मैक्रोफाज थी वो एंटीजन को लेके गई टी हेल्पर 1 और हेल्पर 2 के पास में। अब हेल्पर 2 का तो रोल हमने वहाँ देख लिया। हेल्पर 1 यहाँ पर क्या करता है, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा को रिलीज करेगा। ये दोनों क्या करते हैं, दो टाइप के रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट करते हैं। एक तो कौन सा, मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स, यानी हमारी बॉडी के जो स्टिमुलेशन में होगा, हमारी बॉडी के प्लस में होगा, और दूसरा टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी के लिए नेगेटिव में होगा। तो देखो एक हमारी बॉडी के साथ है, एक हमारी बॉडी के अगेंस्ट है। तो एक्चुअली में जो बेसिलाई का आउटकम होगा उस बेसिलाई के साथ होना क्या है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों का बैलेंस कैसा रहा। भाई अगर मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स ज़्यादा रहा, टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स कम रहा, तो इसका मतलब बेसिलाई जो है वो डेड हो जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन भाई अगर टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स ज़्यादा रहा तो इसका मतलब बेसिलाई का सर्वाइवल हो चुका है। तो अब इन दोनों को अगर हम देखें इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास में कौन सा, मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो एल्वियोलाई के अंदर रेस्टिंग मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज आराम से लेटी हुई थी, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, तो अचानक से उनके पास में कौन आया, इंटरफेरॉन गामा आया। गामा एकदम ढम 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 करता हुआ मैक्रोफाजिस के पास आया कि जागो जागो, सवेरा हो चुका है, जागो, बाहर से फॉरेन बॉडी आई है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो उनको क्या करता है, एक्टिवेटेड मैक्रोफाज के अंदर, उनके असली किलर अवतार के अंदर उनको लेके आता है। जो रेस्टिंग आराम से सोई हुई मैक्रोफाजिस थी उन्हें इंटरफेरॉन गामा ने किसके अंदर कन्वर्ट किया, एक्टिवेटेड मैक्रोफाज के अंदर कन्वर्ट किया। अब एक बार वो एक्टिव हो गई तो वो क्या करती है, डाइजेशन एंड किलिंग शुरू कर देती है, किसकी, बेसिलाई की। ठीक है, अब देखो डाइजेशन किल का तो काम हो गया, और वो क्या करती हैं, जो भी लीजन था उसके अराउंड एग्रीगेट होना शुरू कर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन करती है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल्स बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबरकल्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग होती है उसमें ट्यूबरकल्स का मेन रोल आता है। और अगर ये फॉर्म हो रहे हैं इसका मतलब कि हमारी बॉडी की तरफ रिस्पॉन्स है, बेसिलाई को खत्म किया जा रहा है, बॉडी बेसिलाई को खत्म करिए, तो एक गुड या फिर ये फेवरेबल साइन होता है ट्यूबरकल्स का फॉर्मेशन होना। ट्यूबरकल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड ट्यूबरकल, एक होता है सॉफ्ट ट्यूबरकल। सबसे पहले जिसका फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, हार्ड ट्यूबरकल होता है। इसमें देखो दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल जोन और एक होता है उसके अराउंड पेरिफेरल जोन। सेंट्रल जोन में अब देखो सारा ये सिस्टम था, ये किसके अराउंड घूम रहा है, मैक्रोफाजिस के अराउंड घूम रहा है। तो जो सेंट्रल लाइट है, जो मेन लाइमलाइट होती है वो किसको मिलनी चाहिए, मैक्रोफाजिस को ही मिलनी चाहिए ना। तो जो सेंट्रल जोन है उसमें क्या होगी, मैक्रोफेजेस एंड मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। ये एपिथेलियल और जाइंट सेल्स क्या होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस है ना। तो एपिथेलियल एंड जाइंट सेल्स जो होंगी वो कहाँ मिलती हैं, सेंट्रल जोन के अंदर मिलती है। एंड पेरिफेरल जोन में मतलब ठीक है यार, तुम लोगों ने भी आके थोड़ा बहुत किलिंग का काम किया है तो उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट देते हैं। तो कौन से होंगे, लिम्फोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, वो कौन से आएंगे, पेरिफेरल जोन में आएंगे। बट जो सेंट्रल जोन रहेगा वो किसका रहेगा, मैक्रोफाजिस का रहेगा। ये तो किसका होता है, हार्ड ट्यूबरकल्स के अंदर होता है। लेटर ऑन हार्ड ट्यूबरकल्स में कन्वर्जन होता है, वो क्या होती है, लेटर स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है, सॉफ्ट ट्यूबरकल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रल पार्ट था लीजन का, वहाँ पर नेक्रोसिस हो गया। मेनली कौन सा नेक्रोसिस होता है,
केशियस नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस हो जाने से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी एंड पीएच डिक्रीज हो जाएगा। अब इन कंडीशन में तो बेसिलाई ग्रो कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमने जाना था बेसिलाई कैसा है, एक ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया है। तो अब ऑक्सीजन कम है, पीएच कम है, तो बेसिलाई की ग्रोथ इनिबिट हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे जो लीजन था वो अपने आप हील होने लगेगा, कैल्सीफाई होने लगेगा। लेकिन और अगर कोई बेसिलाई बच भी जाती है इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो क्या रहेगी, अपनी डोरमेंट स्टेज के अंदर चली जाएगी, मैक्रोफाजेज या नेक्रोटिक टिश्यू के अंदर, और वो बॉडी को कोई भी फर्दर इन्फेक्शन या डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करेगी। तो ये कैसा रिस्पॉन्स था, मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स। अभी हम दूसरा रिस्पॉन्स कौन सा देखेंगे, टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स।